नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राजस्थान चुनाव प्रचार में राहुल गांधी क्यों सवाल उठा रहे हैं कि भारत माता कौन है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 25 नवंबर को होनी है और उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बूंदी की रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल पूछा कि भारत माता कौन है। दरअसल राहुल चुनाव प्रचार में जाति जनगणना का कार्ड खेल रहे हैं और इसी के बहाने राहुल भारत माता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने जाति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर भी करारा हमला बोला और आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा, क्यों कहा। मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस बयानों के जरिए एक दूसरे पर अंगारे बरसा रहे हैं। सत्ता पाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बूंदी में नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी भारत माता को ही घसीट लाए। राहुल ने सवाल पूछा कि आखिर ये भारत माता है कौन। सवाल है, सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन, ये है क्या? सवाल है, मैं जानना चाहता हूं। हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है। दरअसल राहुल गांधी जाति जनगणना को मुद्दा बना रहे हैं। इसी के बहाने राहुल ने भारत माता का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि उन्होंने संसद में भी प्रधानमंत्री मोदी से भारत माता के बारे में पूछा, लेकिन वो चुप रहे। पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी उस साइड, मैं इस साइड, मैंने सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी एक बात बताइए, अगर आप कहते हो भारत माता की जय का नारा लगाते हो और आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, तो मुझे एक बात बता दो, ये जो 90 हिंदुस्तान को चलाते हैं, जिसको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, इनमें से ओबीसी कितने, इसमें से दलित कितने, इसमें से आदिवासी कितने? आप भागीदारी की बात करते हो, ठीक है, आज पार्लियामेंट हाउस में मुझे बता दो, देश को जो चलाते हैं उसमें से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले, चुप हो गए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी जी वैसे तो गरीबी की बात करते हैं, जाति को नकारते हैं, लेकिन चुनाव में खुद ओबीसी कार्ड खेलते हैं। जब ओबीसी को भागीदारी देने की बात आई, जब दलितों को भागीदारी देने की बात आई, जब आदिवासियों को भागीदारी देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं भैया इस देश में ना ओबीसी, ना दलित, ना आदिवासी। जब चुनाव जीतने की बात आई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं भाइयों बहनों, मैं तो हूं ओबीसी। अरे या आप ओबीसी हैं या फिर इस देश में एक जात है, आप बता दो। राजस्थान में बीजेपी अपना एजेंडा सेट कर रही है। राहुल जाति जनगणना का दांव खेल रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता 25 नवंबर को किसके मुद्दों पर वोट करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में सिद्धार्थ यादव बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ यादव जी, राहुल गांधी पूछ रहे हैं भारत माता कौन है, भारत माता कौन है, क्यों नहीं जवाब मिलता है, बताइए, आप बता दीजिए भारत माता कौन है। सिद्धार्थ जी एक बार देखिए, शायद म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए आप। जी, कई बार आश्चर्य होता है कि जो 50 साल की जिनकी उम्र हो गई है, पर एक पार्टी के लिए हो सकता है वो आज भी युवा हो, जिन नेता इतने लंबे समय से देश में राजनीति कर रहे हो और प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, वो आज तक यही नहीं समझ पाए कि भारत माता कौन है।
आप आज ये प्रश्न पूछ रहे हैं भारत माता कौन है और कहां पर? भारत देश में खड़े होकर, भारत की सरजमीन पर खड़े होकर। अरे किसी, आप तो सब कुछ पढ़ाया, आपको पढ़ाने वाले ही तो आप जानते हैं सब, तो आपको बताने वालों ने नहीं बताया था, या किसी ने जान करके आपको बोला कि अब ये प्रश्न भी पूछना है? भारत माता वो है जिसका नाम लेकर, जिसका नारा लगाकर, उद्घोष कर हमारे देश का सैनिक बॉर्डर पर जाकर के अपनी शहादत देता है। वो है जिसका नारा लगाकर हमारा खिलाड़ी खेलने जाता है, देश को रिप्रेजेंट करता है। वो है जिसका नारा लगा करके हमारा किसान वो जुताई करता है, वो बुआई करता है, वो देश के लिए अन्न उगाता है। वो है जिसका नाम लेकर के हमारे देश में धार्मिक आदमी भूमि को पूजता है, उसको नमन करता है, सुबह उठता है उसको नमन करता है। भारत वो देश है जहां से देश भर में ऐसे महापुरुष जन्मे। अब उस मां जननी को आप ये जानना चाहते हैं कि भारत माता कौन है? अरे राजस्थान में गए थे, थोड़ा ये भी जान लेते कि सबसे ज्यादा रेप वहां पर क्यों होते हैं, ये भी जान लेते कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल वहां पर क्यों है, थोड़ा ये भी जान लेते कि लाल डायरी में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ये भी जान लेते कि आपके उप मुख्यमंत्री आप ही की सरकार के खिलाफ पायलट साहब क्यों पूरे 5 साल तक ये कहते रहे कि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये भी जान लेते कि आपके जादूगर पूरे साल क्यों लड़ते रहे, पूरे 5 साल अपनी टर्म में क्यों लड़ते रहे अपने सरकार के अंदर। थोड़ा ये भी जान लेते। आपने वो नहीं जाना, आपको चुनाव में अपने प्रदेश की बात को नहीं जानना, थोड़ा जानना ही था राहुल जी। तो ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है राजस्थान के अंदर। आपके शासित प्रदेश था, 5 साल से आप वहां सत्ता में थे, पर आप जब वहां चुनावों में पहुंचे तो आपको भारत माता याद आई। ये जो पढ़ाया ट्यूटर्ड, ये जो आपको सिखाया हुआ, फॉरेन एजेंडा से चलने वाला, सोरोस का बताया हुआ, ये सब जो एजेंडा है उसको छोड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, कई बार तो आगे बढ़ना चाहिए। आपने बहुत डिटेल में बोल दिया। ठीक है, लोकेश जिंदल जी, क्या जवाब मिला आपको राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को? मुझे इनके पूरे वक्तव्य में ना ही कोई उत्तर मिला, केवल और केवल एक भाषण सुनने को मिला जिसका अर्थ समझ नहीं आया। देखिए, भारत माता हमारी धरती माता है, जिन पर सभी भारतीय वासियों ने जन्म लिया है। हवा पानी जिनसे हमारा जीवन, जिसे हम अपना जीवन व्यापित करते हैं, ये सभी भारत माता है। और भारत माता कभी भी अपने पुत्रों के बीच में भेदभाव नहीं करती। वो कभी भी छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं देखती। लेकिन जब कोई व्यक्ति गरीब और अमीर के बीच में इन भारतवासियों को बांटने की कोशिश करे, कुछ लोगों को सब कुछ दे दे और कुछ लोगों को उस भारत माता के उस हक से वंचित रखे, तो वो भारत माता की निंदा है। आप समझिए बात को। ये धरती माता जो भी उत्पन्न करती है उस पर सभी भारतीयों का हक है। हाँ। केवल 1% लोगों के लिए नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप सरकार में आ गए तो केवल आप भारत माता का सभी जो उत्पाद है अपने दोस्तों को दे दें, अपने मित्रों को दे दें, और लोगों को जिनका ये हक बनता है उनसे वंचित रखे। ये है भारत माता का अर्थ, जो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपके आंखों के सामने अंधकार का पर्दा है, एक इग्नोरेंस बनी हुई है। अच्छा, जातीय जनगणना का मुद्दा यहां पर उठाने की कोशिश की गई क्या? में जब राहुल गांधी जी राजस्थान में बात करते हैं कि भारत माता और भारतीयों के लिए वे एक समानता लेकर आएंगे, वे अपनी आवाज बुलंद करते हैं उन पिछड़े वर्गों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको भारत माता के दिए हुए उत्पादों के हक से अब तक वंचित रखा गया है। अच्छा ठीक है, आपने सुनिए, एक सवाल उठा, सिद्धार्थ यादव ने अपना जवाब दिया, लोकेश जिंदल जी नहीं बोला, लेकिन सिद्धार्थ जी कुछ बोलना चाह रहे, उसके बाद राहुल जी आपके पास आ रहा हूं, नाराज मत होइएगा, तुरंत आता हूं। हाँ सिद्धार्थ जी बताइए। मैं बिल्कुल उत्तर देना चाहता हूं। ये गरीबों की इनको बड़ी याद आ रही है, पिछड़ों की बड़ी याद आ रही है। इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया केंद्र से जाता है तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है। आज ऐसा नहीं होता। ये भारत माता को नमन करने वाले ही नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 13.5 करोड़ लोगों को पहली बार गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। ये भारत माता को नमन करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 10 करोड़ से ऊपर इज्जत घर बनवाए। उज्ज्वला योजना में माताओं बहनों को पहली बार सिलेंडर दिया, धुएं से दूर किया। ये भारत माता को नमन करने वाला ही कर सकता है। आजादी के बाद से आज तक 3 करोड़ लोगों के सर पे पहली बार छत दी। ये भारत माता को नमन करने वाला ही व्यक्ति। आप तो दे ही नहीं पाए थे। 50 करोड़ लोगों के नए जनधन के अकाउंट खुलवाए, 17 लाख करोड़ रुपए उन अकाउंट्स में। अब सुनिए जिंदल जी, पूंजी है, जिंदल जी, इसका क्या भारत माता की बात आ गई है तो सुन लीजिए। आप कितना भारत माता का अर्थ समझ पाएंगे मैं नहीं जानता, पर देश बात तो आपको समझा ही सकते हैं क्योंकि आप इतने समझदार तो होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। मुझे इसका जवाब जिंदल जी बात सुनिए, ये बीच में टिक्का टिप्पणी नहीं करिए। वैसे लेकिन आज मेरे को एक चीज बड़ी बहुत अच्छा लग रहा है कि कई बार जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो बड़े आग बबूला हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन आज
पूरे अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से अपनी बातें रखी जा रही है, दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, आप दोनों के पास आओ। राहुल लाल जी, जिस तरह का भाषण राहुल गांधी दे रहे हैं, जिस तरह की वो अप्रोच रख रहे हैं चुनावी प्रचार में, क्या साधने की कोशिश की जा रही है? उनका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, बताइए। देखिए, मैं तो अभी राजस्थान में ही हूँ और जो चीजें वो लक्ष्य रख रहे हैं, सीधे सीधे ये चीज है कि जो देश के संसाधन है उसके ऊपर हर किसी का अधिकार होना चाहिए। संसाधनों के ऊपर दलित का भी अधिकार होना चाहिए, आदिवासी का भी अधिकार होना चाहिए और ओबीसी के समूह के लोगों का भी अधिकार होना चाहिए। अभी नहीं है। देखिए ना, मैं कह रहा हूँ अभी तो देखिए हमारे समाज में विषमता कितनी ज्यादा है इस समय। आप देखिए जो उनकी बातों का, भारत माता जब हम लोग बोलते हैं तो भारत माता केवल जमीन से भारत माता नहीं बनती। भारत माता बनती है यहाँ के इन भौगोलिक दशाओं के साथ साथ 140 करोड़ आबादी से। जब ये 140 करोड़ की आबादी को उनके सारे संसाधन उनके हिसाब से मिलेंगे तो भारत माता समृद्ध होगी। राहुल गांधी यही चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ में मुझे आता कि जब राहुल गांधी ओबीसी जनगणना की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा क्यों लगता है, और वो फिर उनको कहते हैं कि वो जाति की राजनीति कर रहे हैं, जाति में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। मैंने देखा है पहली बार स्वतंत्र भारत में कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिस्ट जारी की जाती थी तो उसमें जातियां लिखी जाती थी। आप तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिस्ट जाति लिख के जारी किया करते थे, जो इससे पहले भारत में नहीं होता। अच्छा, ये पॉइंट जो आपने उठाया है ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये ऐसा ना हो कि अलग हो जाए, लेकिन ये इस पर बात करना जरूरी है। सिद्धार्थ यादव जी, ये बात पूछी गई है कि वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, गरीबी की बात करते हैं, जाति को नकारते हैं, लेकिन जहां जाते हैं वहां कहते हैं कि वो तो खुद ओबीसी उससे आते हैं, ओबीसी कार्ड खिलते हैं। और ये मुद्दा राहुल गांधी भी बहुत उठा रहे हैं जहां भी जाते हैं चुनाव प्रचार करने। देखिए, सबसे पहली बात तो है, अभी राहुल लाल जी कह रहे थे कि वो बीजेपी को बुरा क्यों लगता है कि जब ओबीसी की बात की जाती है। हमको बुरा इसलिए लगता है कि आप ओबीसी की बात करते हैं पर जब टिकटों देने की बारी आती है तो आपने 5 राज्यों में हमसे कम ओबीसी को टिकट दी। आप ओबीसी की बात तो करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, पर आप जवाब नहीं देते। ये तो आपने गुगली फेंक दी। 2011 का सेंसस आपने क्यों करवाया, उसका रिजल्ट आपने 2014 तक नहीं दिया। आप जवाब नहीं देते कि आपके पी चिदम्बरम ने खड़े होकर क्यों पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम ये रिजल्ट निकाल देंगे। मैं गंभीर बात समझा रहा हूँ, बीच में टोका टिप्पणी चलती रहेगी तो फिर नहीं हो पाएगा। राहुल लाल जी, आपको भी बोलने का राहुल जी, मैं चुप बैठता हूं। अच्छा नहीं, मैं राहुल जी से बोलता हूँ। राहुल जी बड़ा अच्छा लग रहा था। देखिए, सब लोग अपनी बात रख रहे थे, मैं पक्का आपको मौका दूंगा। मेरी आदत है हर किसी को पूरी बात रखने देने की, सबको मौका मिलता है। जरा एक बार बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ, मैं शालीनता से अपनी बात रखता हूं, अवसर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। आपने पूछा कि क्यों प्रधानमंत्री जी बताते हैं। देखिए, दो तरफ की बात नहीं हो सकती। हम तो 2014 से एक ही बात कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। हमने कहा कि देश में सबसे बड़ी जाति है गरीब जाति। हमने कहा अंत्योदय का हम सपना लेकर के चल रहे हैं, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को हम आगे लेकर के जाएंगे। पर जब आप ओबीसी करते हैं तो आपका भी तो पर्दाफाश करना पड़ेगा ना। बताना पड़ेगा कि आपको ओबीसी की याद तब आई जब देश में प्रधानमंत्री ओबीसी है। बताना पड़ेगा कि आपको ओबीसी की याद तब आई जब देश के सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में केंद्रीय मंत्री ओबीसी है। बताना पड़ेगा कि जब देश का राष्ट्रपति दलित होता है, जब देश का राष्ट्रपति एसटी समुदाय से आते हैं, तब आपको पिछड़ों की याद आती है। उससे पहले पिछड़ों की याद नहीं है। ये देखिए, ये पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी। क्योंकि देखिए, होमवर्क सिद्धार्थ यादव जी ऐसा करके आए हैं कि जब ओबीसी के बारे में पूछा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि भैया कितने अधिकारी, कितने प्रतिशत ओबीसी हैं, तो सिद्धार्थ यादव ने पूछ लिया, बीजेपी ने पूछ लिया कि भैया आपने कितने ओबीसीओं को टिकट दिया, जरा ये बताइए। राहुल जी, हाँ, आप जवाब देना चाह रहे हैं। हालांकि ये जवाब तो जिंदल जी से बनता है, लेकिन राहुल जी, हाँ, आ रहा हूं। मैं कांग्रेस की तरफ से कोई बात नहीं दे सकते। यहाँ पे देखिए, आप एक तो राजनीतिक भागीदारी कितनी है वो, और दूसरी की आपका जो हमारा नौकरशाही है, जो निर्णय लेता है, वहां पे भागीदारी कितनी है। भारतीय जनता पार्टी बार बार जो है कि वो कितने टिकट दे रही, आधार के ऊपर वो भागने का प्रयास नहीं कर सकते कि आप ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत जो है कि वहां पे भागीदारी की आप गिनती न कराएं। चलिए, मैं मानता हूं कि हिमांशु जी, ओबीसी आरक्षण 1992 में लागू हुआ, चलिए ओबीसी की संख्या कुछ कम हो भी सकती है केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी में 90 लोगों में, मान लेता हूं। लेकिन एससी एसटी का तो भाई पहले से आरक्षण लागू है, फिर वो हमारे सेक्रेटरी लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, उनके साथ भेदभाव की स्थितियां क्यों आ जाती है। और मैं सीधा सवाल है कि अगर आप आरक्षण का समर्थन करते हैं तो फिर वैसे स्थिति में हम लोग ओबीसी या जातिगत जनगणना का विरोध कैसे कर सकते हैं। आप कोई जाति अगर मान लीजिए इतने लंबे, मतलब मुख्य मुद्दा यहाँ पर जातिगत जनगणना का है। लोकेश जिंदल जी, मुख्य मुद्दा यही है। आप मुझे 15 सेकंड दीजिए हिमांशु जी, बस। अच्छा ठीक है, 15 सेकंड ले लीजिए। लोकेश जी 1 मिनट रुक जाइए, 15 सेकंड फिर आता हूं। हाँ, मैं बस 15 सेकंड लेता हूं। ये सेक्रेटरी करते रहते हैं, जवाब नहीं देंगे कि जिन प्रदेशों में इनका शासन है वहां चीफ सेक्रेटरी ओबीसी क्यों नहीं है, उस पर नहीं बोलते। मैं एक बात आज कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं
जब पहली बार देश में पिछड़ों को मजबूत करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का बिल लाया गया था, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, कांग्रेस पार्टी ने सदन में उसका विरोध क्यों किया? 2017 में आप क्यों उसके विरोध में गए? आपने क्यों खिलाफ वोट किया? हमारी सरकार लेके अब ये राहुल जी ये सवाल अब आपसे नहीं होगा। देखिए आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और देखिए लोकेश जी यहाँ पर मुस्कुराए, यानी उनके पास जवाब है, तो लोकेश जी आप ही जवाब दीजिए। यादव जी, आपको मालूम होगा कि ओबीसी जो है प्रत्येक राज्य के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर है। आप जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का बिल लेकर आए थे, उसमें आपका केवल एक मुद्दा था कि ओबीसी को आप केंद्रीकरण की तरफ ले जाएं। केवल जो है केंद्र की सरकार ये निर्धारित करेगी कि किस वर्ग को ओबीसी का दर्जा दिया जाए और किसे नहीं। आप राज्यों से उनका हक छीनना चाहते थे और आप ओबीसी से उनका राज्य स्तर के ऊपर जो उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी उसका हक छीनना चाहते। ये सच्चाई है, ये आप भी जानते हैं। और रही दूसरी बात, जवाब दे देता हूं। अगर मैं आपको बात कर, अभी आप बीच में नहीं टोकेंगे, अभी आप बात सुनेंगे। देखिए यादव जी, आपने बात की आरक्षण की और आपने बात की कास्ट सेंसस की, तो मैं आपको ये बता दूं कि आरक्षण महत्वपूर्ण है समाज में समानता लाने के लिए, लेकिन आरक्षण में काफी त्रुटियां रही है और समाज में काफी बदलाव आ चुका है। इस बदलाव का आकलन करने के लिए, इस बदलाव को समझने के लिए कास्ट सेंसस अनिवार्य है। कास्ट सेंसस द्वारा ही हम वो डेटा लेकर आ पाएंगे जिससे हमें समाज में बदलाव क्या हुआ है और किस बदलाव की हम आशा चाहते हैं उसके बारे में हमें पता लग पाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इस बात का विरोध करना चाहिए। हाँ, अगर आपके मन में ओबीसी के प्रति एक भेदभाव है और आप चाहते हैं कि समाज में भेदभाव बरकरार रहे और कुछ ही लोगों के लिए सब कुछ दिया जाए और कुछ लोगों को सिद्धार्थ यादव जी, बात यह है कि जनता तक कांग्रेस का ये पहुंचाने का संदेश है, जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेदभाव करते हैं और ओबीसी की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है ओबीसी पर ध्यान देने की तब ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमांशु जी लोकेश जी का जवाब दे देता हूं। मेरे को लगता था कि वो पेशे से वकील हैं और इसलिए उनको भी जानकारी होनी चाहिए। जो अभी बिल पास हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 337 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो बिल ये प्रावधान करता है कि जो देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त करके क्वासाई जुडिशियल पावर रखे। जैसे एससी एसटी का आयोग है, उस तर्ज पर पिछड़ों को लाया जाए। कोई भी पिछड़ों की समस्या अगर उस आयोग के पास जाती है तो वो आयोग देश भर में किसी भी राज्य से किसी को भी तलब करके पिछड़ों की आवाज को उठा सकता है। उस बिल का आपने विरोध किया और किसी का नहीं किया, और आपके विरोध के बावजूद ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी जो उस आयोग को वो संवैधानिक दर्जा दिलवा पाई। आपके विरोध के बावजूद, ये आपको पता है। दूसरी बात, लोकेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कोई पॉइंट शायद उठा रहे हैं, तो अगर कहीं किसी बात से आपत्ति है तो वो पॉइंट तो सामने आना चाहिए। हाँ जी, अब बोलिएगा। मैं दूसरी बात बोलता हूं। आपने बोला कि जातिगत जनगणना से पता चलता है, ऐसा होता है वैसा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अमित शाह जी ने बोला है कि सभी त्रुटियों को पार करके हम कर देंगे। जातीय जनगणना है, सेंसस होना है, क्यों नहीं हो पाएगी, इस पे बहस लंबी हो चुकी है, इस चैनल पे भी हो चुकी। एक प्रश्न का तो जवाब दीजिए कि पी चिदम्बरम जी ने क्यों पार्लियामेंट में सदन के पटल पर खड़े होकर के कहा था, इफ वी रिलीज दिस डेटा इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज। ये आपके मंत्री ने क्यों कहा था? कट टू कट सवाल, सत्ता में थे, अच्छा कट टू कट सवाल है, कट टू कट जवाब लेंगे बस। हाँ, लोकेश जी इसका जवाब दीजिए। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं। 2014 में ये पूरा का पूरा डेटा जो है केंद्र सरकार को दे दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 2015 और 2016, एक मिनट, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने उत्तर दिया था पार्लियामेंट में कि इस डेटा के अंदर कुछ त्रुटियां हैं जिनके कारण ये डेटा पब्लिसाइज नहीं किया जा रहा है। और उस बयान में ये भी कहा था कि 2 या 3% त्रुटियां है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या केवल 1 या 2% त्रुटियों के लिए आपने पूरा का पूरा डेटा जो है चिदम्बरम पर भी बोलिए, सदन के पटल में बोली हुई बात पर भी बोलिए। चिदम्बरम पे आ रहे हैं, चिदम्बरम पे आ रहे हैं। एक मिनट, जो आप नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं, इसका गठन 1993 में हुआ था। जो आप इतनी सारी डिटेल, लेकिन वो कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब एक बार दे दीजिए ना लोकेश जी, वो पी चिदम्बरम वाला जो सवाल है। एक मिनट, मैं इनके कुछ तथ्य सही कर दूं, क्योंकि क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिकेशन जो है, जो हकीकत है उससे बहुत अलग होती है। नेशनल कमीशन में हुआ था, संवैधानिक दर्जा 2017 में मिला, मुझे पता है ये बात। नहीं, लेकिन सुनिए एक मिनट, देखिए सब लोगों की बात सुनी। लोकेश जी सुनिए ना, एक कट टू कट जवाब देखिए बनता है। बहुत सारे लोग है ना ये जानना चाहते हैं, ये सवाल कट टू कट उठाया पी चिदम्बरम वाला, तो उसका कट टू कट जवाब भी प्लीज।
तो क्या प्रश्न क्या था, फिर से कहे, बीच यादव में जी, इंटरप्ट कर रहे थे। अब कट टू प्रश्न कट पूछिए। पूछा 2013 में सदन के पटल पर खड़े होके पी चिदम्बरम ने ऐसा क्यों कहा, इफ वी रिलीज दिस डेटा इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, Okay, ऐसा हाँ। क्यों बोला उन्होंने? देखिए यादव जी, मुझे नहीं पता आप किस कॉन्टेक्स्ट में किस बात को लेकर आ रहे हैं, लेकिन अरे! सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एक मिनट, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटा है वो 2013 में तैयार हुआ ही नहीं था। 2011 में उसका गठन किया गया था और 2 अथॉरिटीज अलग अलग बैठी थी, एक जो फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर थी, जिसका एक अलग रजिस्ट्रार ने जिसका डेटा किया था, और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का वो एक अलग अच्छा डेटा ठीक बनाया गया था। है, राहुल जी आता हूं, लेकिन सूर्य कुमार मैथिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नमस्ते सूर्य मैथिल जी। राहुल गांधी जी के भाषण आप सुन ही रहे होंगे, जनसभा में जाते हैं, किस तरह से प्रहार करते हैं, भारत माता कौन है ये भी उन्होंने पूछा, बीजेपी से पूछा, साथ ही ओबीसी वाला मुद्दा भी उन्होंने उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो बात करते हैं कि गरीबी की, और फिर ओबीसी की बात जब होती है तो ओबीसी के लिए इतना काम नहीं किया जाता, लेकिन अपने आप को भी ओबीसी बता देते हैं। ये सारी चीजें, चौतरफा जो प्रहार किया जा रहा है, ये क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है? धन्यवाद। पहले तो आप सभी को भारत माता की और वंदे मातरम, और वो 4 लाइनें हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये बौखलाहट है हिमांशु भाई, जो राहुल गांधी जी इस प्रकार के जो अपमान कर रहे हैं भारत माता का, ये अपने आप में दिखाता है कि वो चाणक्य की कोट से ना, कि एक विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। नहीं, सूर्य मैथिल जी, देखिए आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। समझिए कि हमें इतने सारे लोग देख रहे हैं, हम किसी की देशभक्ति पर सवाल खड़े नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता। ना नहीं, देशभक्ति में सवाल खड़े होंगे जब भारत माता को डायन कहने वालों को अपनी पार्टी में रखा जाता है। देशभक्ति में सवाल खड़े होते हैं जब भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 चिल्लाने वालों को नेता बनाया जाता है। देशभक्ति में सवाल खड़े होते हैं जब जो याकूब मेमन की फांसी के लिए, जो रुकवाने के लिए रात को, आधी रात को जब कोर्ट खुलवाए जाते हैं, तो देशभक्ति में सवाल खड़े होने लाजमी है हिमांशु भाई। लेकिन एक बात और, अभी ओबीसी की बात कर रहे थे, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। मैं बहुत विनम्रता से ये पूछना चाहता हूं, अभी इनके तत्कालीन अध्यक्ष हैं हेगड़े खड़गे साहब, उनकी कार्य समिति कितने की है जरा बताएंगे क्या? उसमें कितने ओबीसी हैं जरा बताएंगे क्या? 84 लोगों की कार्य समिति में मात्र 16 ओबीसी को इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। वैसे ये कहते हैं कि देश की आधी आबादी जो है वो ओबीसी है। दूसरी चीज, ये सवाल शुरुआत में सिद्धार्थ यादव जी ने भी पूछा, और ये सवाल अब सूर्य मैथिल जी भी पूछ रहे हैं। लोकेश जी, आप ही की घुट्टी आप ही को पिला रहे हैं। देखिए, आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी से ज्यादा अगर अपने सेक्रेटेरिएट अरे भैया आप अपने बारे में देखिए ना, और आईएएस ऑफिसर वैसे एक बात है, जिस तरह से बीजेपी, जिस तरह से कांग्रेस ओबीसी का मुद्दा एक दूसरे पर टाल रहे हैं, गेंद इधर से उधर डाल रहे हैं। ओबीसी तबका अगर अभी देख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि जवाब कोई नहीं दे रहा है, बस एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि तुम अपना बताओ, हम अपना बताएं। मैं बहुत ही सीधा पकड़ूंगा और कस के पकड़ूंगा। हाँ, देखिए मैथिल जी, मेरा प्रश्न आपसे है, आपकी सरकार है केंद्र में, और आपकी केंद्र की सरकार में ऐसे कितने सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के अंदर जो ओबीसी विभाग से हैं? इस चीज का जवाब दीजिए आप। नहीं बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अरे भैया, ये आपके कर्मों का फल है। अगर अच्छा, पिछले 8-9 सालों से, पिछले 9 साल से आप केंद्र में बैठे हुए हैं और अब हमारे कर्मों का फल है। जनगणना के विरोध में है, मंडल कमीशन के विरोध में है, तो शायद आज ओबीसी कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत सारी मात्रा में होते। ये तो भारतीय जनता पार्टी का, तुमने कितने ओबीसी को मौका दिया? बीजेपी कांग्रेस पे डाल रही है, कांग्रेस बीजेपी पे डाल रही है। अभी इस वक्त यही सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, एक बात आप मानेंगे? एक मिनट, हाँ राहुल जी जवाब दे लीजिए, फिर जा रहा हूं। हाँ, आप कहेंगे कि फिर आपके पास नहीं आता, बोलिए।
देखिए 2-3 चीजें मैं कह दूं। बार बार सिद्धार्थ यादव उठा रहे हैं कि भाई ओबीसी को 2017 में ओबीसी आयोग का संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की वही रणनीति है कि अच्छे से पैकेजिंग कर दीजिए, अरे संवैधानिक संस्था बना दिया और उसके शक्तियों को कम कर दिया। तो ऐसे संवैधानिक संस्था नंबर 1 सुन लीजिए, थोड़ी आवाज क्लियर कीजिए क्योंकि राहुल जी की आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही है। लेकिन हिमांशु जी, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ संवैधानिक संस्था ओबीसी आयोग बनी, लेकिन उसके शक्तियों में केंद्र सरकार ने पहले से कमी कर दी। इस सच्चाई को सिद्धार्थ यादव स्वीकार नहीं करेंगे और इस सच्चाई को सूर्या मैथिल स्वीकार नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, सुन लीजिए सूर्या जी, सुन लीजिए जरा दूसरी की आप ये बताइए, SC आरक्षण को देश के आजादी के बाद से ही लागू है? अरे एक एक करके बोलिए ना राहुल जी। प्रतिशत आबादी ओबीसी वर्ग के लिए योजना लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। विश्वकर्मा योजना के तहत जिसमें 17 विश्वकर्मा योजना कब आई? विश्वकर्मा योजना कब लागू हुई? आप काम करने के लिए अभी तो विश्वकर्मा योजना के घोषणा हुए। विश्वकर्मा योजना के बाद में अभी हाल में घोषणा ही की है और अभी उसका श्रेय लेने लगे। सूर्या जी, आपको महत्वपूर्ण चीज मैं पूछ रहा हूँ। अरे अब ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, अब देखिए दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो यहाँ पर बात पहुंचेगी नहीं। अब बात पहुंचेगी नहीं, दर्शक कहेंगे कि अरे यार अच्छा नहीं लग रहा, समझ नहीं पा रहे, है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताइए सिद्धार्थ यादव जी, अब जिस तरह से चुनाव प्रचार राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के तमाम दिग्गज जब जाते हैं भारत माता की जय, भारत माता की बात करते हैं, तो अब राहुल गांधी भी वही चीज कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी मतलब ऐसा है कि आप ही की गुट्टी आप ही को पिला रहे हैं। नहीं, देखिए हिमांशु जी, फर्क है। हमारी पूरी पार्टी, हमारे सारे कार्यकर्ता वो भारत माता की जय बोल करके देश के एक एक जन, एक एक व्यक्ति, गरीब, पिछड़ा, शोषित, वंचित, महिला, युवा, सबके लिए काम करने का एक प्रण लेकर आगे बढ़ते हैं। वो 50-55 साल की उम्र में ये नहीं खोजते कि भारत माता कौन है, ये क्या है। प्रश्न तो बनता है, पूछा तो जाना चाहिए, ये इस प्रकार की बात नहीं करते। चुनाव चल रहे हैं, आप राजस्थान में गए थे, आपको बहुत बातें पूछनी चाहिए थी। आपकी पार्टी भी युवा बताती है, आपको पूछना चाहिए था कि सबसे ज्यादा पेपर लीक क्यों हुए। आपकी सरकार को नया कानून लाना पड़ गया उस पर, इतने पेपर लीक करवाए, सबसे ज्यादा केस रजिस्टर करने पड़ गए। 17 रेप एक दिन के अंदर अगर राजस्थान में होते हैं तो राहुल जी को उसकी भी तो चिंता करनी चाहिए। भारत माता शर्मसार हो जाए अगर ऐसा देख लें तो ये इस प्रकार की जो एक मानसिकता है कि चुनाव को डिविएट किया जाए, जो उनको बाहर के फॉरेन एजेंडा वो बातें जो सिखा दें, उस प्रकार की बात वो चुनावों में जाकर के बोले, तो चुनाव लोग इस बातों को नकार चुके हैं। लोगों को चाहिए लोकेश जी ये आरोप बहुत लगता रहा है, और जैसे अभी भी ये बात कही है कि फॉरेन एजेंडा जो उनको सिखाया जाता है, जो उनको बता दिया जाता है, वो राहुल गांधी बोल देते हैं। हिमांशु जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इनके कार्यकर्ता जो है एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर देते हैं। इनके कार्यकर्ताओं की मानसिकता देखिए कि उसे एक सिटीजन तो छोड़िए, उसको एक इंसान तक नहीं समझते। ऐसे लोगों की बात पर टिप्पणी करना मैं दर्जा नहीं समझता। पहले ही अपनी मानसिकता ठीक करे। अरे अभी एंटीडोम से उठा करके गंभीर बहस को हल्का मत करा करिए लोकेश जी। जो मुख्यमंत्री जी ने उनके पैर धोए थे, नागरिक है, फिर वो भी कहिए इस देश में सभी संवैधानिक हक रखता है। अच्छा ये लोकेश जी, ये तो आपने डाइवर्ट करने की कोशिश की है। देखिए आप जानते हैं जब मैं आपसे बात करता हूं, आपसे सवाल पूछता हूं, तो मैं जानता हूं आप बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ अपनी बात रखते हैं, लेकिन अभी आपने डाइवर्ट करने की कोशिश की इस मुद्दे को, जो सवाल यहाँ पर पूछा गया। देखिए ये विदेश ये एक बार ये मैथिल जी ने बड़ी छोटी ओछी बात करी। नहीं, मैथिल जी ने, सिद्धार्थ यादव जी ने बोला था कि जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, वही बोलते हैं। देखिए ये इतनी ओछी और गलत बातें जो इनके कार्यकर्ता करते हैं, और जिस तरह का ये गलत बयानबाजी राजनीति। अच्छा चलिए, इस बारे में आप कुछ नहीं बोले। सूर्या जी बोलिए। हाँ सूर्या जी, सूर्या मैथिल जी। प्रश्न नहीं होना चाहिए हिमांशु भाई कि कैसे राजस्थान के अंदर देश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पे होते हैं। क्या ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि विधानसभा में खड़े होकर कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ बलात्कार ज्यादा होते हैं। क्या ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि कैसे एक लड़की के हाथ बांधकर उसका सामूहिक बलात्कार करके उसको जिंदा जलाया जाता था? राहुल जी एक मिनट, ऑडियो आपका क्लियर नहीं हो रहा, मैं क्लियर करवाता हूँ। हाँ, सबसे बड़ी बात, एक
जो आरोप यहां पर लगाए गए बीजेपी की भी तरफ से, वो लोकेश जी ये लगाए गए कि जो मुद्दे थे राजस्थान के, उन मुद्दों पे बात नहीं हुई। अपराध का, कानून व्यवस्था का एक मुद्दा था, उस पर राहुल गांधी बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन यहां पर एक दूसरा कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। इसका जवाब दे दीजिए। देखिए हिमांशु जी, ये कोई ताश का खेल नहीं है कि हम जो है कोई जुआ खेला जा रहा है। ये राजस्थान के हर एक व्यक्ति के भविष्य का सवाल है। उन्हें आर्थिक सुविधाएं पहुंचाना, समाज में उचित दर्जा देना और राजनीतिक नीतियां ऐसी तय करना कि समाज में समानता आए, ये बात इस तरफ जो है, इस तरफ एक फोकस लेकर जाने का प्रयास है। हिमांशु जी, इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इलेक्शन मैनिफेस्टो देख लीजिए कांग्रेस की विचारधारा का अध्ययन कीजिए। कांग्रेस की विचारधारा कहती है कि सभी भारतीयों को सभी आर्थिक संसाधनों के ऊपर का एक जैसा हक होना चाहिए, समाज में उचित दर्जा होना चाहिए, राजनीति में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप अगर भेदभाव करेंगे तो उससे आप केवल और केवल भारत माता को लज्जित करेंगे, भारत माता की निंदा करेंगे। देखिए, तर्कश में तीर रखे हैं, जैसे ही आता है सीधे तीर छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी, राहुल गांधी जी को हमेशा ये शिकायत रही है कि संसद में उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी उनके सवालों का जवाब नहीं देती और इसीलिए जनता के बीच जाके सवालों के जवाब मांगते हैं। अरे हिमांशु जी, सवाल क्या, भारत माता कौन है? अरे ये सवाल वो पूछेंगे तो रोज पूछे, मैं जवाब नहीं दूंगा, पता होना चाहिए। अरे आप भारत देश के बेटे हो तो आपको पता होना चाहिए भारत माता कौन है। आपको अपनी ना जमीन से कोई मोहब्बत, आपको ना देश के लोगों से कोई मोहब्बत, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। पर मैं लोकेश जी के सवाल का जवाब दे रहा हूं। लोकेश जी ने कहा कि राजस्थान के अंदर हमारी विचारधारा को देखना चाहिए, हमारे मैनिफेस्टो को देखना चाहिए। जब चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं कि ये जो सवाल पूछे गए हैं, इस सवाल का सटीक जवाब मिलता है कि नहीं मिलता और जनता सही जवाब देती है कि नहीं देती। इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।